हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन में फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन फंक्शन पढ़ने से पहले आपको रिलेशन का नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। तो अगर आप मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं रिलेशन पे बेस्ड, तो पहले आप उसको देख लो, तब फंक्शन समझने में काफी मजा आएगा। सबसे पहले ये आपको समझना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है या कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक आपको फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो कि मैं दो सेट ले रहा हूं, एक ए दूसरा बी। मैंने सेट ए में एलिमेंट्स दिया 1 2 3 4। ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा 1 4 और 9। तो देखो बच्चों, मैंने 1 को 1 के साथ रिलेट कर दिया, 2 को 4 के साथ रिलेट कर दिया और 3 को 9 के साथ रिलेट करके छोड़ दिया। मेरा सवाल ये है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो मैं बोलूंगा ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अब बोलो ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं बनाएगा? ठीक है। तो कारण क्या होगा मैं बता रहा हूं कि सेट ए के देखो एक मेंबर लेफ्ट है। सेट ए के कोई भी मेंबर लेफ्ट नहीं होने चाहिए। यदि सेट ए के कोई भी मेंबर लेफ्ट हो जाएंगे तो ये रिलेशन जरूर बनाएगा, लेकिन ये रिलेशन जो है फंक्शन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना? लॉजिक समझ में आया ना कि सेट ए में एक भी मेंबर लेफ्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन नहीं है, इज नॉट अ फंक्शन। दूसरा पॉइंट देखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 4। ठीक है। ओके 1। अच्छा, ये पूरा ले लेता हूं मैं। ए ले लिया, बी सी बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ। चलो मैंने यहाँ पे 4 को हटा दिया। अब देख रहे हैं आप कि सेट ए के सारे मेंबर जो हैं मैप्ड हैं किसके साथ? सेट बी के साथ। फिर भी मैं बोलूंगा ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब प्रश्न उठ रहा है क्यों? तो देखो बच्चों, सेट ए में देखो एक एलिमेंट है, इसके दो इमेज है। एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? इसलिए एक एलिमेंट का दो मैपिंग नहीं हो सकता। हाँ, दो एलिमेंट के कॉमन मैपिंग हो सकते थे। ठीक है। जैसे कि देखो -1 का स्क्वायर आप क्या लिखते हो? 1। 1 का भी स्क्वायर क्या लिखते हो? 1। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट का मैपिंग एक कर सकते हो, लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, बशर्ते कि सारे एलिमेंट देखो यहाँ पे मैप्ड है सेट ए का, फिर भी रिलेशन फंक्शन नहीं है। कारण क्या हो गया कि इस 1 का दो इमेज है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना? चलो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 सेट ए है। ये मान लो मैंने लिखा 1 4 9 16 25। ठीक है। देखो 1 को 1 के साथ मैप कर दिया, 2 को 4 के साथ, 3 को 9 के साथ, 4 को 16 के साथ। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बिल्कुल, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। यह रिलेशन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के साथ क्या है? मैप्ड है। हाँ, आपको नजर आ रहा होगा कि सेट बी में एक मेंबर लेफ्ट है। हाँ, कोई मैटर नहीं। ठीक है ना? ये हो सकता है कि सेट बी में सारे एलिमेंट मैप हो या ना हो, मैटर नहीं करता है, इसमें लेफ्ट रह भी सकते हैं। हाँ, लेकिन सेट ए के कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेट ए के चूंकि सारे एलिमेंट मैप्ड है सेट बी के साथ, और सेट ए के कोई भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं है, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है ना? करेक्ट? समझ में आ रहा है ना? इसके बाद देखो चौथा नंबर। अगर मान लो मैं सेट ए लिया, ये सेट बी है। मान लिया मैंने 1 2 3, यहाँ पे ए बी लिखा। 1 का ए के साथ मैप, 2 का बी ए के साथ मैपिंग और 3 का बी के साथ मैपिंग। बच्चों ये भी एक रिलेशन फंक्शन होगा। दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि देखो सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं और सेट ए के दो एलिमेंट का एक कॉमन मैपिंग है, दैट इज ए। ठीक है। इसलिए ये रिलेशन फंक्शन होगा। ठीक है ना? अब फंक्शन का कौन सा कैटेगरी को ये सेटिस्फाई करेगा, ये हम लोग अभी थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो फंक्शन के टाइप नहीं दिए हुए हैं। ठीक है। बट फंक्शंस के टाइप हो गए, 1-1 फंक्शंस होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग
सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव के नाम से भी समझते हैं। तो अभी मैं नहीं बोलूंगा टाइप ऑफ फंक्शंस के विषय में, क्योंकि ये हम लोग 12वीं स्टैंडर्ड में इन डिटेल पढ़ते हैं। ऐसे फंक्शन के टाइप जो होंगे 1 1 होते हैं, ऑन टू होते हैं, 1 1 एंड ऑन टू होते हैं, और मैनी वन फंक्शन भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये पहले अभी आप क्लियर करो कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। तो देखा ना आपने ये मैपिंग कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि सेट ए के एक भी मेंबर लेफ्ट नहीं होने चाहिए। ये भी रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं पॉसिबल है। ये रिलेशन फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है इसके साथ मैप्ड है। ये भी रिलेशन फंक्शन होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट मैप्ड है और इसके 2 एलिमेंट के कॉमन इमेज है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक है ना। तो अगर ये आप समझ लिए हैं तो आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया लाइन है, डेफिनेशंस है फंक्शन का, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो बोल रहा है a relation f from a to b, a relation from a to b is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सेट ए के सिर्फ एक इमेज, देखो ये 1 1 फंक्शंस को डिफाइन करेगा। अगर मान लो सिंगल एलिमेंट के सिंगल इमेज होंगे, ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब ऑन मैं क्लियर थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूं 1 1 ऑन टू और 1 1 एंड ऑन टू, ताकि आपको फंक्शन का डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो आपके बुक में दिया हुआ है रिलेशन एफ सेट ए टू बी, सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो देखो कम से कम एक एलिमेंट, इसके एक इमेज तो है, हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज और देना चाहिए कि एक से ज्यादा भी इमेज इसके पॉसिबल है। ये फंक्शंस क्या कहला सकते हैं, मैनी वन फंक्शंस कहला सकते हैं। देखो 2 एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा, सॉरी 2 3 4 एलिमेंट जो भी रहे उसके कॉमन इमेज हो सकते हैं। इसको हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 4 लिखा, यहाँ मैंने सिर्फ ए लिखा, ठीक है, ये इसके साथ मैप्ड है, ये मैनी वन फंक्शन। यहाँ पे मान लो ये बी के साथ मैप नहीं होगा तो भी ये क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन का मैंने टाइप 3 प्रकार से बताया। एक 1 1 का कहानी क्या होगा कि सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज, ठीक है ना। जैसे ये देखो ये 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 1 2 का 4 3 का 6 9 4 का 16, ये लेफ्ट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 1 1 में जरूरी नहीं है कि ये सारा मैप्ड हो, एक लेफ्ट भी रह सकता है सेट बी में, लेकिन हाँ सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। इसमें देखो ये मैनी वन फंक्शंस होगा क्योंकि इसके बहुत सारे एलिमेंट के कॉमन इमेज है। यहाँ पे भी देखो एक मेंबर लेफ्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब इसकी एक भी मेंबर लेफ्ट ना बचे, ठीक है ना। सेट बी के देखो ए के तो नहीं बचेगा लेफ्ट, और सेट बी के भी एक भी मेंबर लेफ्ट नहीं बचे, तब वो होगा ऑन टू फंक्शन। समझ रहे हैं ना, कौन सा होगा, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है ना। तो ये चीज को क्लियर करना। तो वहां पर एक्चुअली में होता क्या है, ऑन टू फंक्शन में रेंज जो होता है कोडोमेन के बराबर होता है। ऑन टू फंक्शन में हमेशा याद रखना, देखो रेंज कौन होगा, ए कोडोमेन, देखो ए कोडोमेन क्या है, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो फंक्शन के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऐसे टाइप, अभी आप इन शॉर्ट याद रखना फंक्शन के 3 टाइप। इसको ना एक्चुअली हम 12वीं स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, बट अभी आप बेसिक आपको दिया हुआ है आपके बुक में फंक्शन का कहानी। एक 1 1 फंक्शन, ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 फंक्शन, दूसरा ऑन टू फंक्शन, ठीक है, एंड तीसरा 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और चौथा एक और ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। 1 1 इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है ना, एंड 1 इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। इसके नाम जाने जाते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव एंड मैनी वन फंक्शन। तो अभी आप ये क्लियर कर लिए ना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। चलो अब आपके बुक में कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है। हम लोग इसको थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज आज 2.3 देखते हैं, लास्ट में वर्कआउट करेंगे। छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो इसको नोट करना है, नोट कर लो। ये अभी तक आपको समझ में आया होगा कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। और मैंने ये भी बताया फंक्शन 1 1 कब होगा, जब सिंगल सिंगल मैपिंग होगा,
ठीक है ना। हाँ उस समय सेट बी में मेंबर लेफ्ट पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सिंगल सिंगल मैपिंग होना चाहिए। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा कि सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट के कॉमन इमेज होंगे, लेकिन हाँ सेट बी में एक भी एलिमेंट्स लेफ्ट नहीं होना चाहिए, सभी की मैपिंग होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहेंगे। और वन वन और ऑन टू फंक्शन किसको बोलोगे, तो जो वन वन और ऑन टू दोनों होगा, ऐसे फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो इसमें एक मेंबर लेफ्ट पड़ गए, तो ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं, जैसे मान लो 1 2 3 है और ये मान लो 1 4 9 है, ये इसके साथ मैप, ये इसके साथ ये मैप, ये इसके साथ मैप। अब देखो ये 1 1 भी है, इसके सारे एलिमेंट इसके साथ मैप्ड है, और ऑन टू भी है। ऑन टू किस सिचुएशन से है, क्योंकि इस सेट बी के एक भी मेंबर लेफ्ट नहीं है। और ये मेनी वन हो जाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट के कॉमन इमेज, इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट हो, वो मैप हो या न हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपके बुक में जो फंक्शंस के टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, उस पे थोड़ा सा वर्क करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे डोमेन कोडोमेन रेंज पे, जो पिछला क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है रिलेशन टॉपिक में। ठीक है, डोमेन जैसे कि सेट ए के वे मेंबर जो सेट बी के साथ क्या होते हैं, मैप्ड होते हैं, तो सेट ए के सारे मेंबर को क्या कहेंगे, डोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे, जो बी सेट बी के वैसे मेंबर जो ए के साथ मैप्ड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर नहीं है तो पिछला जाके आप लेक्चर देखिए जो कि रिलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक देखो बच्चों दिया हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। पहला है सम फंक्शंस, देख लो क्या क्या टाइप है। पहला मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में इसका डिस्कस किया है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का सिंपल सा कहानी है बच्चों, y बराबर क्या चीज, x। ठीक है, जो आपने डोमेन लिया है रेंज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर मान लो हम डोमेन 1 लेंगे तो रेंज क्या मिलेगा, 1, y बराबर x, यही ना रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो ये x ये y है, अगर x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 y भी 3, x0 तो y भी 0। ठीक है, तो इसको आप बहुत सिंपल वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करो हमने 9 10 स्टैंडर्ड में इस तरह का ग्राफ हम लोग पढ़े थे ना, x x डैश y y डैश। ये मान लो रीजन है, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, देखो ये 0 0, ये 1 1, ये 2 2, ये 3 3, इस तरीके से क्या बनेगा, आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें डोमेन किसके बराबर होता है, रेंज के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन दिया है आपके बुक में कांस्टेंट फंक्शन। क्या दिया है, कांस्टेंट फंक्शन। देखो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलोगे, तो कांस्टेंट फंक्शन में आप सिंपल देखो y बराबर 2, x बराबर 3, ये सब क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। मान लो y बराबर कोई टर्म दिया है, तो ये इसका जब ग्राफ बनाओगे तो देखो x के क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन का। x बराबर 3 दिया है तो ये y के पैरेलल बनेगा। कैसे, देखो जैसे y बराबर 2, मान लो हमने y बराबर क्या लिया 2, तो यहां पर देखो जब आप x और y निकालोगे तो x का कोई भी मान लो, ठीक है ना, y कितने मानने वाले हैं, 2। अब आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे बताओ, देखो ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा, ये y डैश होगा, ये क्या हो जाएगा ओरिजिन। यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, x1 y2, देखो x2 y2, x3 y3, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह x बराबर 3 लोगे तो देखो x बराबर 3 लोगे तो y क्या होगा, y के किसी भी मान के लिए आप x को कितना लिखोगे, 3 ही लिखोगे। y 1 2 3 ले लो, लेकिन x कितना रहेगा, 3 रहेगा। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। जैसे ये 0 हो गया, 1 2 3 4 ले लो, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से ले सकते हैं ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये 1 है, ये 3 है, ये x 3 है और y कितना है, x1 नहीं x3 है, 1 देख रहे हैं, x ऊपर है ना, x3 y 1, x3 y 2, x3 y 3, देखो यहां से ये क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो ये हो गया y बराबर 2 और ये क्या हो गया, x बराबर 3। तो ये फंक्शन जो होगा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तीसरा टाइप का फंक्शन दिया है आपके बुक में। यहाँ पे ध्यान देना कि
जो डोमेन लोगे वो क्या हो जाएगा, जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे, ध्यान दो, डोमेन हम रियल नंबर ले सकते हैं, एक्स का मान, रेंज हमें क्या मिलेगा, फिक्स। रेंज क्या मिलेगा, फिक्स। देखो ना, एक्स का मान आप कुछ भी लो, वाई क्या मिल रहा है, फिक्स। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का मान कुछ भी लेंगे और एक्स क्या मिलेगा, फिक्स। इसका मतलब रेंज क्या हो रहा है, रियल नंबर हो जा रहा है और डोमेन हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई लेके आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सिचुएशंस क्या बना रहे हो। तो ऐसे फंक्शंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद एक फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपने 10 में पढ़ा था, जैसे कि y बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डोमेन क्या लोगे और रेंज कैसे कैसे आएगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पे कम से कम 5-6 वैल्यू ले लो, ठीक है, 5 वैल्यू चलो मैंने दे दिया, एक्स वाई। अगर एक्स आप -2 दोगे तो y कितना, 4। एक्स +2 देंगे तो y 4, एक्स 0 देंगे तो y 0, एक्स 1 दो तो y भी 1, एक्स -1 तो y +1। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो ये देखो x, ये x ये y x, ये क्या हो गया, ओरिजिन 0, 4 तक गया है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 ये 1 2 3, ये कितना 4, ये -1 -2 -3 इस तरीके से बढ़ सकते हैं। x -2 y 4, x देखो -2 है y 4, x 4 2 y +4, तो यहाँ होगा x 0 y 0, ये हो गया, x 1 y 1, ये हो गया, x -1 y 1, ये हो गया। देखो ये ग्राफ इस तरह से बना है, ऐसे ही ना हम लोग बनाए थे ग्राफ। ये किसका हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। देख रहे हो डोमेन क्या ले रहे हैं, डोमेन हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं रियल नंबर, हमें y भी क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है, आई मीन रेंज भी रियल नंबर के अंदर ही मिल रहा है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो डोमेन क्या ले रहे हो, रेंज कैसे मिल रहा है, क्लियर है ना। इसके बाद देखो जैसे कि एक आएगा आपके पास रेशनल नंबर, यहीं पे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी बना सकते हो, y बराबर x³ का भी बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद रेशनल नंबर जो बोले ना, रेशनल नंबर का फंक्शन, तो y बराबर 1/x ले लेना, ये रेशनल नंबर का फंक्शन है। अब देखो x लेना, y देखो आ जाएगा, जैसे मान लो x y ले लिए, x देखो 2 लिए तो ये कितना आ गया 0.5, ठीक है। x 3 लिए तो ये कितना 1/3 तो 0.33 समथिंग आएगा, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, x का मान हम कुछ भी ले रहे हैं, कोई भी आप इंटीजर्स ले रहे हो, अच्छा इंटीजर्स लेंगे तो 0 नहीं ले सकते, रियल नंबर लो 0 को छोड़ के, ठीक है ना। कोई भी नंबर रियल नंबर लोगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रेंज में देखो कोई भी आपका डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, समझ रहे ना। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ग्राफ क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। इसी में याद रखना, डोमेन में रियल नंबर लेना, लेकिन रियल नंबर किसको छोड़ के चलना, 0 को। देखना दिया रहता है कि डोमेन जो हो जाता है रियल नंबर माइनस ऐसा दिया हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 0 को नहीं लेंगे, 0 लेंगे ना तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद देखो इसका आप ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। देखना बुक में बना हुआ है ग्राफ। डोमेन और रेंज को समझना कि x जो लोगे वो डोमेन हो जाएगा और y जो निकाल रहे हो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। तो ये फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें हम लोग डोमेन लेंगे, जो भी वैल्यू उसके आधार पे क्या निकलता है, रेंज निकलते रहता है। चलो इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, उसको भी समझ लो। इसके बाद देखो एक मॉडुलस फंक्शन दिया है, क्या दिया है, मॉडुलस फंक्शन, 5वां नंबर, मॉड्यूलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन को क्या लिखोगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, मॉड एक्स। देखो मॉड एक्स का क्या मतलब होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है कि अगर आप वैल्यू मान लो +x लेते हो, +x कब लोगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा -x आएगा जब x लेस देन कितना 0। यहाँ पे लेकिन दोनों वैल्यू आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, x लेस देन 0, तो वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस। अच्छा एक और टर्म आप ले सकते हो मॉडुलस फंक्शन में, क्या, x लेस देन 0। मान लो कि x का मान अगर 0 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, x का मान अगर 0 लोगे तो 0 होगा, x का मान 0 लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इस तरीके से।
कर सकते हो ना, लेकिन आप दिमाग में रखना ये क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन, कि x ले रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 माइनस x इक्वल टू 0 तो 0। इसका मतलब ये जो ग्राफ जो बनेगा ना, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि देखो एक y बराबर प्लस x आ जाएगा और एक y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस x, क्योंकि आप लेते हो ना -2 बराबर भी क्या लिखते हो 2, +2 बराबर भी क्या लिखते हो 2, -4 सॉरी +4 और +4 का अगर निकालोगे मॉडुलस तो क्या निकलेगा, +4। देखो माइनस लो या प्लस लो, अब आप समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यू लेंगे डोमेन, उसके अकॉर्डिंग हमें रेंज मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो दो वैल्यू आप निकालो, एक इधर ले लेते हैं एक इधर, तो डोमेन के अकॉर्डिंग रेंज देखो x y, x -1 लो तो देखो y1 आएगा, x -2 तो y2, x -3 तो y3, x y देखो x1 लेंगे तो y1, x2 लोगे तो y भी 2, x3 लेंगे तो y भी 3। अब देखो ना ये फंक्शन कुछ इसी तरह, ग्राफ जो है ऐसे ही बनेगा, देखो ये 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y डैश एक्सिस। ये ओरिजिन है, देखो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, फिर देखो 1 2 3 4 और इस तरह -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 देखो x -1 y1, x -1 y1, ठीक है ना। x अच्छा यहाँ पे एक वैल्यू और बैठा दो, अगर 0 लोगे तो ये भी क्या आएगा 0, यहाँ पे भी अगर 0 लेंगे तो क्या आएगा 0। देखो ना ये y बराबर -x था, ठीक है, y बराबर +x और y बराबर कितना -x, ये ले दो वैल्यू होगा ना, y बराबर जब मोड x करोगे तो इसमें दो वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू एक माइनस और दूसरा प्लस, ठीक है ना। एक बार मोड में लोगे प्लस और एक बार मोड में क्या लोगे माइनस, नहीं इसमें माइनस इधर प्लस, दोनों में आपका वैल्यू यही आता है। तो देखो यहाँ पे अगर 0 लोगे तो 0, फिर देखो x का मान -2 लोगे तो y का मान +2, देखो -2 है तो y +2। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे क्या ले रहे हैं x -3 y -3, देखो एक ग्राफ इधर से बना, दूसरा इसमें ले लो x1 y1, यहाँ से ले लो x2 y2, यहाँ से ले लो x3 y3, 3 के सामने ले लो x0 y0, यहाँ से देखो ऐसे बनाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप मॉडुलस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो डोमेन हो जाएगा, देखो रियल नंबर्स मिल रहा है आपको, ठीक है ना, और रेंज जो मिल रहा है वो कहां से कहां तक मिल रहा है बताओ, -1 to, देखो ना y का वैल्यू देखो, जो भी वैल्यू आप ले रहे हो वो मिल जा रहा है ना, देखो यहाँ पे रियल नंबर ही मिल रहा है। इसके बाद आता है साइनम फंक्शन, कौन है साइनम। देखो साइनम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पता नहीं आपकी टीचर क्या इसको रीड आउट करते हैं, सिग्नम साइनम जो बोलो, ऐसा ही CNUM ना। तो देखो बच्चों सिग्नम फंक्शन में सिंपल सा कहानी होगा, सिंपल, जैसे कि मान लो fx, देखो x का मान अगर 0 से बड़ा रखेंगे तो इसका वैल्यू साइनम फंक्शन में क्या होगा 1, x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो वैल्यू कितना 1, x का मान 0 रखोगे तो वैल्यू कितना 0, और x का वैल्यू लेस देन 0 रखोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये चीज याद रखना। तो इसमें देखो रेंज हमें क्या मिलेगा, रेंज जो मिलने वाला है वो कहां से कहां तक, 1 0 और -1, ठीक है, -1 0 1 ऐसे भी लिख सकते हो, -1 0 और 1, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे आप मोड में दो चीजें याद रखना, ठीक है। अच्छा x का मान ये वाला हम नहीं भी लेंगे तो चलेगा, मोड में देखो दो वैल्यू हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, आप 0 कंसीडर करो या ना करो। रेंज देखो -1 0 1 किस में आ रहा है, ठीक, डोमेन कौन ले सकते हो बताओ, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं और x लेस देन 0। रियल नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। रियल नंबर क्या हो जाएगा, पूरा डोमेन को लिख सकते हैं, नहीं। इसके बाद देखो एक बच जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको देखो क्या लिखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे मान लो कि इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यू निकाल के बता रहा हूँ, जैसे 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, आंसर कितना आएगा 2। 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगा कितना आएगा 1। 0.7 कितना आएगा 0। 0.9 कितना आएगा 0। समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहे हैं। मान लो 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना 3। 4.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना 4। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ले रहे हैं कितना 9.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 0.7 क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिंपल सा कहानी है कि द फंक्शन f टेंड्स टू r टू r डिफाइंड fx बराबर इतना एज्यूम वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। कहने का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान 0 से बड़ा और -1 से बड़ा या बराबर, यही कहानी है। अगर हम मान लो 0 लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान क्या आया 0 आया, तो देखो इसका क्या वैल्यू दिया है 1 से छोटा और 0 से बड़ा। देखो ना 0 ले रहे हैं तो 1 से छोटा, देखो ना 0.7 का वैल्यू क्या लिखे 0, 0.7 का वैल्यू 0 आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो 1 से छोटा और 0 से क्या लेना है बड़ा। इसी तरह एक वैल्यू देखो मान लो 2 दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना दिया है 2। इसका मतलब आप क्या समझोगे x का मान 3 से छोटा लेकिन 2 से बड़ा या 2 के बराबर। ठीक है, 3 से छोटा, देखो 1 पॉइंट कहाँ गया 3 से छोटा वाला कोई लिखा, हाँ ये लिखे हैं देखो 3 से छोटा 2.3, देखो 2 के बराबर हुआ ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर मान लो x ग्रेटर देन 2 है, इसको बोलेगा कि आप रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल है, नंबर लाइन बना लेना, ये 0 हो गया, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये देखो 1 लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे 2। आप यहाँ पे एक गोल खींचना और इधर एक एरो दे देना, देखो ये ग्रेटर देन क्या हो गया 2। अगर मान लो दिया रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा तो क्या करोगे, यहाँ 0 लिखना, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, ये 1 ये 2, यहाँ पे एक 0 खींचना और इसको पूरा घेर देना। ठीक है ना, और फिर यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर देना। समझ में आ रहा है, ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा, पूरा इसको आप सेट कर देना। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें आपको समझना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो बेसिकली बात करते हैं हम लोग डोमेन, y बराबर fx, अगर कोई फंक्शन दिया है तो x जो वैल्यू रखोगे वो डोमेन कहलाएगा, और जो रिजल्ट निकलेगा y बराबर fx वो रिजल्ट y क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको नोट करना करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। आप एनसीईआरटी बुक एक बार देखिएगा, ये छोटे छोटे डेफिनेशन दिया है। इसके बाद कुछ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कुछ फंक्शंस दिया है, इसको हम लोग देखते हैं, वर्क कर लेते हैं। जैसे इरेज कर रहा हूं मैं, देखो जैसे कि मान लो कि f प्लस जी है और x है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, f ऑफ x प्लस क्या लिखना g ऑफ x, f माइनस जी एक्स रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे f x माइनस जी एक्स। मान लो f इंटू जी एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिखना f x इंटू जी एक्स। आ रहा है ना समझ में। f अपॉन जी एक्स रहेगा, तो इसको क्या लिखना f x अपॉन जी एक्स। ठीक है, मान लो इसके अलावा अगर f ऑफ जी एक्स रहेगा तो इसको क्या लिखना f ऑफ जी ऑफ x। मान लो g ऑफ f x रहेगा तो इसको क्या लिखना g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। r ऑफ f x रहेगा तो क्या लिखोगे r ऑफ f ऑफ x। क्लियर है ना। f ओ r रहेगा x तो क्या लिखोगे f ऑफ r ऑफ x। ऊपर कहीं जैसा मैंने लिखा। ये छोटे छोटे चीज को ध्यान देना, कभी कभी सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे मान लो कि f(x) दे दिया 2x प्लस 3, gx दे दिया x स्क्वायर प्लस 1, हमसे पूछ रहा है फाइंड f o g। ठीक है ना, एंड g ऑफ x। सिर्फ f o g भी बोलेगा तो x लगा देना अपने से। तो देखो कैसे निकालेंगे, चूंकि f ऑफ जी एक्स बराबर f ऑफ g ऑफ x, तो f ऑफ जी एक्स की जगह क्या लिख दो x स्क्वायर प्लस f x कितना है, देखो 2x प्लस 3, तो 2x की जगह पे ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस
3, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, तो ये 2x स्क्वायर और प्लस कितना 5। समझ में आ रहा है? अगर मान लो हम लोग को g ऑफ निकालना है, g ऑफ fx, तो g ऑफ f ऑफ x, तो इसको कैसे लिखोगे? g ऑफ fx, देखो fx कितना है 2x प्लस 3, अब gx देखो x स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो x की जगह ये पूरा आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो देखो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 4 3 12x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x आप प्लस कितना 3। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सिंपल देगा तो सिंपल ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, इनटू कर देना, डिवाइड कर देना। एफ और जी एफ बोलेगा निकालने तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन को समझने के लिए बहुत बेसिक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। चलो 2.3 बहुत ज्यादा वर्क नहीं इसमें है, मुश्किल से मेरे को लगता है 10 मिनट में कंप्लीट होगा, 10 से 15 मिनट में। चलो इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं पूरा एक्सरसाइज का कहानी। एक्सरसाइज 2.3 में क्या कुछ कह रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको फंक्शन क्या है नहीं है, ठीक। डोमेन अगर लोगे तो देखो रेंज क्या आता है, डेफिनेशन भी आसान पड़ेगा। अब देखो एक्सरसाइज 2.3 पे हम काम करते हैं। किताब खोल के बैठेंगे आप लोग एनसीईआरटी, ताकि सवाल को समझने में थोड़ा अच्छा लगे आपको। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। अगर बोल रहा है कि अगर फंक्शन है ना तो आप डोमेन और रेंज बताओ। ओके, तो देखो फर्स्ट में क्या कहानी दे रहा है, रिलेशन है 2,1, फिर 5,1, 8,1, यहां पर देखो 11,1 दिया है, ये फर्स्ट का फर्स्ट है, और 14,1 और देखो 17,1 ये दिया हुआ है। अब ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, इसको जज करने के लिए आप क्या करो ना, दो सेट बना लो। ओके, दो सेट बना लिए। अब इसमें देखो सेट ए में कौन कौन मेंबर आ सकते हैं, तो पहला मेंबर कौन होंगे सेट ए का, और दूसरा मेंबर कौन होंगे सेट बी का। तो देखो 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 11, 14, 17 सब आ सकता है। नहीं, सेट बी में देखो मात्र 1 आने वाला है, देखो सब 1 के साथ मैप्ड है ना। तो सेट बी हमें तो पता नहीं ना है कि कौन कौन सा पूरा एलिमेंट था जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है। तो सेट बी में अभी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं 1। अब आप मैपिंग देख रहे हैं 2 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, 8 का 1 के साथ, 11 का 1 के साथ, 14 का 1 के साथ, और 17 का भी किसके साथ है 1 के साथ। तो मैंने अभी बताया था ना बहुत सारे एलिमेंट का कॉमन मैपिंग है। एक एलिमेंट का बहुत अलग अलग इमेज नहीं बन सकता, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट या 2 एलिमेंट का एक कॉमन इमेज बन सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट का एक कॉमन इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का एक कॉमन मैपिंग है और इसमें कोई भी मेंबर लेफ्ट नहीं है। तो ये रिलेशन फंक्शन होगा, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इज मैप्ड विद सेट, क्या लिखोगे बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद सेट बी। समझ में आया ना, लिख सकते हो ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद सेट बी, ठीक है, इसलिए रिलेशन फंक्शन होगा। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, रिलेशन जो दिया है r बराबर 2 1 4 2 6 3, इसके बाद 8 4, इसके बाद 10, 5, इसके बाद है 12, 6 और दिया है 14, 7, ठीक है ना। क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, फिर आप क्या करो मैपिंग करो, सेट ए बना लो, सेट बी बना लो। सेट ए के देखो कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। 8 के बाद 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं और 14। यहाँ पे देखो सेट बी में कौन कौन आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 6 और 7, ये सारा एलिमेंट, और इसके अलावा कौन होंगे पता नहीं, ठीक है ना, लेकिन ये जो दिया हुआ है रिलेशन उसके अनुसार।
अब देखो 2 का मैपिंग किसके साथ, 1 के साथ, 4 का मैपिंग 2 के साथ, 6 का मैपिंग 3 के साथ, 8 का मैपिंग 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, 14। अब देखो इसके हर एक एलिमेंट इससे क्या है, मैप्ड है, ठीक है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट तो बचा नहीं ना, लेफ्ट नहीं बचा। तो मैंने बताया था ना, सेट ए के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेट बी के साथ मैप्ड होने चाहिए। तो देखो सेट ए के चूंकि सारे एलिमेंट सेट बी के साथ मैप्ड है, इसीलिए दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। क्या लिख दोगे कि बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद सेट बी, ठीक है, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। चलो इसमें थर्ड वाला कहानी को समझो। थर्ड वाला क्या रिलेशन दिया है, थर्ड रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू 1 3 1 5 और 2 5, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी फिर से 2 सेट बनाओ, एक सेट ए दूसरा सेट बी। इसमें 1 है मेंबर और 2 है, और यहाँ पर देखो 3 है और 5 है। देखो 1 का एक इमेज 3 दे रहा है, 1 का 5 दे रहा है, और 2 का फिर 5 दे रहा है। अब देखो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के 2 इमेज, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देना दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज, ठीक है ना, बिकॉज एलिमेंट 1 have 2 इमेज ना, या has 2 images, which is not possible in function, which is not possible in function, ठीक है ना। इस तरीके से आप कहोगे कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको समझना है कौन रिलेशन फंक्शन होगा या ना होगा। इसके लिए आप क्या करो, इस तरह से मैपिंग करो। मैपिंग करोगे तभी क्लियर होगा कि कौन रिलेशन फंक्शन हो सकता है या कौन रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, fx बराबर दिया है -x, ठीक है। fx क्या दिया है, मॉड में -x, हमसे बोल रहा है डोमेन और रेंज निकालो। क्या निकालो, डोमेन और रेंज निकालो। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको मोड x का कहानी बताया था ना, कि अगर +x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और -x कब होगा, जब x लेस देन 0, ठीक है। या फिर अगर आप ग्रेटर यहाँ पे करोगे तो फिर 0 बराबर करना x इक्वल टू 0, ये कहानी बताए थे। दोनों कहानी एक साथ ही ले लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x और x लेस देन 0 दैट -x। ये हो गया y बराबर x। ये मान लो कि ये हमें पता है, y तो ये नहीं दिया है, सॉरी, y बराबर तो fx दिया हुआ है। अब अगर देखो चूंकि fx बराबर दिया है माइनस मोड ऑफ x एंड y बराबर क्या होता है fx, देयरफॉर y बराबर माइनस मोड ऑफ x। अब बताओ इसके अनुसार हम अगर लिखे तो ये माइनस से गुना हो गया, तो ये -x हो जाएगा कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और x प्लस x हो जाएगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। समझ में आया ना, यहाँ पे मोड ऑफ x का ये मीनिंग हुआ, और माइनस मोड ऑफ x का जस्ट मीनिंग चेंज हो गया। देखो ये -x आया कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x आएगा जब x लेस देन 0। तो डोमेन आपको क्या मिलेगा बताओ, डोमेन तो मिलेगा r, दैट इज रियल फंक्शन। क्योंकि देखो x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, हर रियल फंक्शन के लिए हम x का वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, आपको रेंज क्या मिलेगा इसको सोचना है, ठीक है ना। इसमें रेंज क्या मिलेगा ये आपको सोचना है। तो देखो इस लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी दोगे तो यहाँ तो माइनस आ रहा है। x का मान अगर हम 0 रखेंगे, इसका मतलब फिक्स वैल्यू हमारा क्या है, 0। अब आप 0 से 1 रखो, 0 से बड़ा रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये नेगेटिव है। 0 से बड़ा 1 -1, 0 से बड़ा 2 -2, देखो निगेटिव आ रहा है। और यहाँ x लेस देन 0 का मतलब क्या, -1 -2 -3, इसका मतलब ई भी कंडीशन में क्या जा रहे हो, निगेटिव। ये भी कंडीशन में हम कहा जा रहे हैं निगेटिव, इसका मतलब कहाँ इंड है निगेटिव का पता नहीं है।
तो रेंज क्या हो जाएगा 0 टू माइनस या माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो ये हो जाएगा रेंज। समझ में आ रहा है ना। इसी का देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड में दिया है f(x) इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। रियल फंक्शन के लिए बोला था डिफाइन करने, हम रियल फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। डोमेन देखो रियल फंक्शन लिए, रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी टू क्या निकला 0, ये माइनस समझ में आया ना, ये कैसे साइन चेंज हुआ क्लियर हुआ ना। चलो f(x) बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो डोमेन क्या लोगे, अब डोमेन यहाँ पे कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव, तो वो इमेजनरी कहलाता है, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज निगेटिव, जैसे अगर x² बराबर -4 लिखेंगे तो ये निगेटिव इमेजनरी नंबर कहलाएगा, लेकिन x² बराबर +4 लिखेंगे तो ये रियल नंबर कहलाएगा। तो हमें यहाँ पे रियल नंबर के लिए कंडीशन डिफाइन करना है, तो अंडर रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए। आपने पढ़ा था ना, अगर अंडर रूट -4 होगा तो इसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो रियल वैल्यू के लिए, आपको इसको इमेजिनरी वैल्यू मान के स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। दैट इज आयोटा का हम यूज करते हैं, क्योंकि -1 बराबर i² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा x का कौन सा वैल्यू लो जिससे कि अंडर रूट में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो x का जो मान लेंगे देखो वो क्या लेंगे बताओ, x का मान 0 से क्या 3 तक लेंगे हम लोग। देखो तो x की जो वैल्यू होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू +3 लेंगे। हाँ आ जाएगा। देखो ये x का वैल्यू -3, अच्छा -3 का आप बोल रहे होगे स्क्वायर, हाँ तो यहाँ पर अगर हम -3 से बड़ा और 3 से छोटा या छोटे के बराबर लिखे तो f(x) निकल रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर x का मान, कहने का मतलब देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, y बराबर √9 माइनस x² लिखोगे, क्यों, क्योंकि y बराबर क्या होता है f(x) होता है। अब y बराबर मान लो @x बराबर कितना लेते हैं, @x बराबर मान लो हमने 3 लिया, मैक्सिमम वैल्यू 3 ले लिया, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, देखो 0 मिला। अच्छा अब रियल वैल्यू, सिर्फ रियल वैल्यू के लिए लेना, मान लो 0 का स्क्वायर रूट कितना निकल गया 0, ठीक। रियल नंबर में इसको रखे या ना रखे। अब x का मान अगर हम -3 ले ले तो y बराबर कितना मिलेगा, देखो 9 माइनस 3 का स्क्वायर रूट +9 होगा, तो 9 माइनस 9 फिर क्या मिलेगा 0। अगर आप 4 रखोगे, x बराबर मान लो 4 रखे, 3 से बड़ा ले लिए, तो y बराबर 9 माइनस 4 का स्क्वायर, देखो 9 माइनस 16 बराबर √-7, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो x का मान 4 तो रखेंगे नहीं, तो x का मान हम लोग 2 ही रख सकते हैं, ठीक है। या तो -3 से 2 कहने का मतलब x का मान -3 से हम लोग कहां तक जाएंगे, +3 तक। तो डोमेन जो हो जाएगा x बोले तो डोमेन, तो डोमेन हमारे पास क्या क्या निकल गया बताओ, -3 0 और 3, ऐसा लिख दे ब्रैकेट में, -3 से +3, क्या ऐसा लिखा जा सकता है। -3 से +3 का मतलब क्या हो गया, इसके बीच का सारा टर्म, ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या क्या आएगा बताओ, रेंज जो होगा क्या वैल्यू आ सकता है, तो रेंज जो होगा x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कितना 3 आएगा। देखो तो 0 अगर रखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा रेंज। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डोमेन और रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैच कर लेना आंसर क्या दिया है। इसके बाद चलो नोट करना है, नोट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे। देखो एक्सरसाइज 2.3 है ना, देखो यहाँ पे डोमेन बोल रहा है x -3 से बड़ा 3 के बराबर, ठीक है ना, तो लिए तो हैं, और फंक्शन में रेंज दे रहा है 0 से 3 के बीच में। देखो फंक्शन में ये रेंज जो दे रहा है वो 0 से 3 के बीच में, यही चीज हमें बताना था। तो कंसीडर करके आप डोमेन और रेंज को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। आसान है ना, ये बहुत आसान है। चलो इसके बाद जो है क्वेश्चन 3, कैप गिर गया था, मैंने कैप उठा लिया इसका, स्केच पेन का ना। देखो थर्ड में कह रहा है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f(x)। ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है, ये तो लग ही नहीं रहा है कि 11 स्टैंडर्ड का सवाल है।
fx बराबर 2x माइनस 3, राइट डाउन द वैल्यू, f0 पूछ रहा है। ये तो क्लास 6-7 के बच्चे भी देख के हंसेंगे कि भैया आप लोग ऐसे सवाल पढ़ते हैं, या दीदी आप लोग ऐसा सवाल पढ़ते हो, नहीं हंसेंगे ना। देखो तो हंसने वाला सवाल दे दिया, f0 पूछा है तो x की जगह पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। f7 बोल रहा है, f7 इसका मतलब 2 इंटू 7 माइनस कितना 5, 7 2 जब 14 माइनस 5 कितना आ गया 9। 3 में देखो क्या बोल रहा है f माइनस 3, तो ये 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो ये माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 हो गया खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। 4 भी देखो एकदम बच्चा वाला सवाल दिया है, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, टेम्परेचर C दिया है, दैट्स 9c/5 प्लस कितना 32। अब जो भी C का यहाँ पे आप मान रखो, फर्स्ट में देखो T0 बोल रहा है निकालने, तो 9 इंटू 0 प्लस अपॉन 5 प्लस 32 बराबर देखो 32 होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 में आप 5 से डिवाइड करो 0 प्लस 32। सेकेंड देखो दिया हुआ है T28, T28 है तो 9 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कितना करोगे 32। तो चलो निकाल सकते हो ना ये सब। तो देखो कितना कटेगा, 9 है 72, 2 7, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे ही गुना करते थे ना बचपन में, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। देखो ये 25 हो जाएगा, फिर सुनना अब 5 4 जा कहीं आएगा ना, अब प्लस 32 अपना डिवाइड करके देख लेना, 82.4, 5 3 8 दशमलव, ठीक है निकाल लोगे, ये अपने से निकाल लेना, 0 28 वगैरह वगैरह पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है 5 नंबर, एक दो अपने से निकालना, बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 5 में देखो फर्स्ट रेंज हमसे पूछ रहा है, fx दिया है 2 माइनस 3x, और बोल रहा है x बिलोंग्स टू r है और x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। fx बराबर 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर x ग्रेटर देन 0, रेंज पूछा। तो चूंकि y बराबर क्या होता है बताओ, y बराबर fx और fx बराबर इतना, देयरफॉर y बराबर 2 माइनस 3x, ठीक है y बराबर 2 माइनस 3x। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, रेंज निकालना है। तो रेंज हमें क्या मिलने वाला है, देखो y, तो इसको आप किस प्रकार से निकाल सकते हो देख सकते हैं, देखो तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x और fx बराबर 2 माइनस 3x, क्या बोल रहा है x का मान 0 से बड़ा, x का मान क्या लेना है 0 से बड़ा, 0 से अगर बड़ा लोगे तो कितना आएगा, x का मान अगर 0 से बड़ा लेंगे तो डोमेन क्या होगा बताइए, डोमेन बराबर x बराबर क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो y बराबर क्या निकलेगा, 2 माइनस 3 इंटू 1 तो -1, y बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 तो कितना आएगा 2 माइनस 6 माइनस 4, y बराबर 3 अगर लोगे तो 2 माइनस 3 इंटू 3 तो 2 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 7। इसका मतलब सारा टर्म क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है निगेटिव। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे निगेटिव टर्म के लिए हम लोग डेफिनेशन बना देंगे, कितना रेंज का माइनस इन्फिनिटिव से कितना तक ले रहे हो, देखो माइनस इन्फिनिटिव से रेंज कितना पे आएगा, +2 पे आएगा, देखिए तो दिया है +2 तक, देख लो माइनस इन्फिनिटिव से +2 तक, x ग्रेटर देन 0, 1/2 भी तो ले सकते हैं, तो ये तो निगेटिव आ रहा है, इसलिए रेंज जो होगा देखो माइनस इन्फिनिटिव, स्मॉल ब्रैकेट दे दो, ओपन ब्रैकेट इसको बोलेंगे, और यहाँ कहां तक ले ले 2 तक ले ले, ये 2 भी ओपन है, 2 फिक्स तो नहीं है, तो रेंज कितना हो जाएगा माइनस इन्फिनिटिव से +2 तक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो फिक्स कोई भी हमने क्लोज इंटरवल यूज नहीं किया, देखो दोनों में हमने ओपन इंटरवल यूज किया है, यही दिया है करेक्ट आंसर माइनस इन्फिनिटिव से 2। अब बोलो कैसे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे x का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हम लोग क्या ले सकते हैं 1/3 भी तो ले सकते हैं, कितना, तो देखो माइनस इन्फिनिटिव से कितना जाएंगे 2 तक हम लोग इसका वैल्यू ले सकते हैं, एग्जैक्टली 2 पे क्लोज नहीं हुआ, ठीक है ना, इसीलिए माइनस इन्फिनिटिव टू 2। सेकेंड इसका आंसर देखो क्या है क्वेश्चन में,
कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव होगा, x का कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा ना। तो यहाँ पे आपको जो रेंज हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंटीजर्स जो भी आप रियल नंबर लोगे, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर रेंज लोगे वो 2 से कहां तक हो जाएगा, इंफिनिटी। देखो इंफिनिटी में फिक्स, यहाँ पे 0 भी तो ले सकते थे ना हम लोग x का मान, तो x का मान तो 2 पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। माइनस लोगे तो भी देखो, माइनस अगर लोगे तो भी 2 से बड़ा होगा तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ नहीं आएगा। गौर करो, अगर यहाँ पे हम माइनस वैल्यू लेंगे तो ये -2 लो तो +4 +4 +2 देखो 6, 2 से उधर जा रहा है कि नहीं, तो 2 पे क्लोज हो जा रहा है कब, जब x बराबर हम कितना कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में कि एफ एक्स बराबर एक्स, अब इसमें तो कोई दाम ही नहीं है, एफ एक्स बराबर एक्स इसका मतलब y बराबर एक्स। तो अगर डोमेन होगा रियल नंबर तो रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि जो x लेंगे वही क्या निकलेगा y। इस प्रकार से हम लोग सवालों को बनाते हैं। तो देखो सवाल में कोई दम नहीं था एक्सरसाइज में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सब। इसमें देखो एफ एक्स बराबर 2 - 3x था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया, ओपन ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि हम x का जो भी वैल्यू ले रहे हैं, x का मिनिमम आप कितना वैल्यू लोगे बताओ, 0 लोगे ना, तो 2 - 0 कितना आ रहा है, अच्छा 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 से बड़ा बोला है, तो 0 तो लेंगे नहीं, 0 नहीं लेंगे इसीलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी से कहा दिया 2, क्लोज ब्रैकेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो क्लोज ब्रैकेट हुआ क्योंकि x के साथ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं था, x में इसके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सीधे बोल रहा था x इज ए रियल नंबर, समझ रहे हैं ना। तो x के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं था इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल 2 को लिया। तो इस प्रकार से हम लोग डोमेन रेंज जो है निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको जो फंक्शन का कंसेप्ट बढ़िया लगा होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।